तुम लोग को पता है जय बालाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले ने जो अक्टूबर में केरला लेके जा रहे हैं वो भी ग्रुप ट्रिप। इस दिवाली वेकेशन 23 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जय बालाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले केरला ग्रुप ट्रिप लेके जा रहे हैं। एलईपी में हाउस बोट राइड, ठेकरी में रहकर एलिफेंट राइड एंड कथक शो देखेंगे। मदुरई में मीनाक्षी देवी का दर्शन करेंगे। रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रपुरम ये सब भी घूमेंगे। इसका टोटल पैकेज प्राइस 26,000 पर पर्सन है, जिसमें आपको एसी रूम प्रोवाइड किया जाएगा, 3 टायर ट्रेन टिकट, एसी बस विद माइक सिस्टम, बफेट सिस्टम, वेज प्लस नॉन वेज। तो सोचिए मत, जल्दी कांटेक्ट कीजिए जय बालाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड एंजॉय कीजिए अपनी दिवाली वेकेशन केरला में। लक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, single and double door refrigerators, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। हाँ बताइए। नमस्कार आप सभी को। आप यहाँ आए और जो एक उल्लासनगर की प्रसिद्ध समाज सेविका सरिता खानचंदानी का जो कल दर्दनाक किस्सा हुआ उसके बारे में आप जो जानकारी देना चाहते हैं वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। वो एक सत्य के लिए लड़ाई लड़ने वाली एक औरत थी। कितना भी बड़ा आदमी हो वो किसी से डरती नहीं थी, क्योंकि उसका हमेशा यही मानना था कि सत्य मेरे साथ है और सत्य जो है वो कभी पराजित नहीं होता। परिश्रम लगता है लेकिन पराजित नहीं होता। और मैं जो भी कुछ कार्य कर रही हूँ मैं शहर के भले के लिए कर रही हूँ, किसी भी लोभ या भावना से नहीं कर रही हूँ। और मेरा ये जो कार्य है यह मुझे यहाँ भेजा गया है वो परमात्मा के द्वारा भेजा गया है। कुछ लोगों को परमात्मा किसी समाज कार्य के लिए ही भेजे जाते हैं और शायद मुझे उन्होंने इसी कार्य के लिए भेजा गया है। और इसीलिए हमारा पूरा परिवार उसके साथ हमेशा सदैव उसके साथ रहता था, क्योंकि जो भी उनका जो कार्य था वो हमेशा समाज के भले के लिए होता था, समाज के सुधार के लिए होता था। चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो या शहर में इलीगल पेड़ों की कटाई हो या कंक्रीटाइजेशन ऑफ रिवर हो या वाल्दुन नदी में पोल्यूशन हो या इलीगल बैनर्स हो या किसी भी तरह के करप्शन के इश्यूज़ हो, तो वो बहुत ही जुझारू तरीके से उठाती थी, लड़ती थी। और ये कोशिश उसका रहता था कि इस शहर में कानून का राज रहे और कानून की वो ग़ुलाम थी। जैसे कि हम सब वकील जो हैं वो कानून के ग़ुलाम रहते हैं, हम जो है कानून के तहत ही काम करते हैं और हमारा यही लक्ष्य रहता है कि कानून जो है सबसे वर्चस्व रहे। कानून के सामने कोई बड़ा नहीं होता, कानून के सामने कोई छोटा नहीं होता, कानून सबसे बड़ा होता है। और वो हमेशा कानून की लड़ाई लड़ती रही और इस लड़ाई में उसकी बेचारी की जान भी चली गई। कथन ऐसा है कि आज से कुछ 6 साल पहले जिया प्रदीप गोपलानी नाम की लड़की ने सरिता खानचंदानी से मदद मांगी थी कि मुझे मेरे ससुराल वाले मार रहे हैं, मेरे से दहेज का मांग कर रहे हैं, मेरे से डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, मुझे उत्पीड़न कर रहे हैं और मुझे आप बचाइए नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊँगी। मैडम ने उसका ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस लिया, 498 का केस लिया और उसकी जो है कोर्ट में लड़ाई लड़ी और आखिर में इसी साल जिया गोपलानी के फेवर में ऑर्डर आया, जिसमें उसे 15,000 महीना और अरियर्स वगैरह मिला के अराउंड 20 लाख के आसपास उसको पैसे मिलने वाले थे, जिसके लिए हमने कोर्ट में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन भी फ़ाइल किया। आपको ये भी बता दें कि पिछले 6 सालों से जो जिया गोपलानी है उसको राशन पहुंचाना तक का काम जो है वो हम करते थे। और जब दूसरी बार उसको घर से निकाला गया, जो टेनेंटेड घर था जो कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उसके बाद वो पिछले 1.5 साल से
हमारे इसी प्रीमाइसेस के पीछे जो एक रूम है उसमें रह रही थी, और उसका ना हम रेंट लेते थे, ना हम उसका लाइट का बिल लेते थे। ऑन द कंट्री हम उसको राशन भी प्रोवाइड करते थे। ना वो हमारी टेनेंट थी, ना हम उनके लैंडलॉर्ड थे, ना ही वो हमारा उसका किसी भी लाइसेंसी और लाइसेंसर का किसी भी तरह का एग्रीमेंट था। वो हम उसको रहने दे रहे थे एक इंसानियत के नाते, एक दुखियारी महिला होने के नाते, और हम एक ह्यूमैनिटी का धर्म निभा रहे थे कि ताकि जब तक उसके नाम का ऑर्डर नहीं आए तब तक कम से कम वो मैडम की छत्र छाया में रहे, लोगों की बुरी नज़रों से बचे और उसको ज़िंदा रहने का एक साधन मिले। 4 महीने पहले जब उसके फेवर में ऑर्डर आया तो मैडम ने कहा कि अब जो है तुम्हारा जो हमने केस जो है वो पार लगा दिया है, आपके फेवर में सब ऑर्डर्स आ गए हैं, अभी एग्जीक्यूशन है, अभी आपको पैसे मिलेंगे, जितने भी पैसे मिलते हैं आप उसको यूज़ करिए और आप अपना नया संसार बनाइए। और जो मैंने अपना घर जो आपको दिया था रहने के लिए, बिना किसी भाड़े के, बिना किसी लाइट के बिल के, या ग्रेच्युटस वे जिसे कहते हैं इंग्लिश में, मानवता के आधार पर, तो वो अभी आप मुझे खाली करके दीजिए, क्योंकि वो जो रूम था वो मैडम ने अपने लिए आराम करने के लिए रखा था और पिछले 1.5 साल से मैडम उस रूम को यूज़ नहीं कर रही थी, और इंसानियत के नाते जिया गोपलानी को दिया था और उससे कहा था कि ये आप यूज़ करो। जिया गोपलानी ने कहा कि मैं 2-3 महीने में ये घर खाली करूँगी और मैं आपको आपने ऑर्डर ला दिया और मैं ये घर छोड़ के जाऊँगी और मैं बदलापुर में घर ढूंढ रही हूँ और मैं बदलापुर में घर ले लूँगी। ये हमारी बातचीत चल रही थी। और परसों जब रात को हम 10:30 बजे ऑफिस बंद करके घर गए तो जिया गोपलानी ने रात को 11:30 पौने 12 बजे के आसपास सरिता मैडम को फ़ोन किया और उनसे कहा सिंधी में कि दीदी मुंहिंजी तबीयत कुछ ख़राब थी लगे, मूंखे कुछ सम्झ में नथो अचे, मां मुंझियल थी लॻा, प्लीज़ आप अभी का अभी आ जाइए और मुझे ज़रा देखिए। ये कई बार ऐसा हो चुका था, जिया को तकलीफ़ होती थी और मैडम जो है उसकी हर तकलीफ़ को दूर करती थी, चाहे वो मेडिकल की तकलीफ़ हो या किसी भी तरह का उसको कोई भी प्रॉब्लम होता था, तो मैडम हमेशा उसको अपनी बेटी से भी ज़्यादा उसको मैडम ने उसको तवज्जो दी। अपनी बेटी को जितना प्यार मोहब्बत नहीं दिया उतना उससे ज़्यादा उसने जिया प्रदीप गोपलानी को उतना प्यार मोहब्बत दिया। उसका वो हमेशा हम उसको कहते थे तो वो हमेशा ये कहती थी कि ये दुखियारी है, इसको इसके पति ने, इसके घर वालों ने, इसके बच्चों ने इसको छोड़ दिया है, इसके माँ बाप ने इसको छोड़ दिया है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका ध्यान रखूं, उसकी देखभाल करूं और उसको किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। वो मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ और मैं एज़ अ माँ उसके लिए जो भी काम करती हूँ वो उसके लिए मुझे आप कुछ ना बोले और मैं उसके लिए काम करती रहूँगी। ये उसका प्रेम था उस जिया प्रदीप गोपलानी की तरफ। 2 दिन पहले की बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि फ़ोन करके बुलाया गया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप आइए। जब मैडम रात को पौने 12 बजे वहाँ पहुँची तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और था। वहाँ अराउंड 20 लड़के और औरतें जो थी वहाँ पे खड़ी थी, जिसमें जो मेन जो लोग थे वो उल्लास फलके, ऋतिक, रोहित, उल्लास फलके की वाइफ और बहुत सारे जो लोग थे। ये मार्केट एरिया नहीं है, ये रेसिडेंशियल एरिया है। रात को 12 बजे 20 लोगों का उस वक्त पे होना एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी है। जैसे ही मैडम अंदर गई तो अंदर जाते ही उसकी प्लानिंग जो की थी उसने मैडम को ट्रैप करना था और उस ट्रैप में मैडम फंस गई और अंदर जाते ही चिल्लाने लगी, मैडम मुख्य छाजेला था मारो, मेरे को नहीं मारो मैडम, नहीं मारो, मेरे को नहीं मारो। ऐसा बोलते बोलते वो बाहर चली गई और पूरा सीन क्रिएट किया। और उसके बाद जो है वो जो वहाँ पे जो 20 लोग खड़े थे उन्होंने सब ने वीडियो बनाया और आज वो वीडियोज़ जो है पूरे सोशल मीडिया में उन्होंने वायरल कर दिए हैं। ये जो धक्का जो था ये मैडम के लिए बहुत ही असहनीय था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिसको मैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ वो ऐसा दुश्मनों के साथ मिलकर एक ऐसा प्लानिंग करके ऐसा मुझे फंसाया जाएगा। और उसको सिर्फ मैडम को ही नहीं फंसाना था, उसको मुझे भी फंसाना था। हमारी समाज में एक इज्जत है, लोग सरिता मैडम को मैडम करके बुलाते हैं और मुझे सर करके बुलाते हैं। इसकी बदतमीज़ी की इंतहा यहाँ तक पहुँच गई
कि वो मैडम को, ए सरिता तू इधर आ, तू इधर आ, ते पुरुषोत्तम को बुला, तू पुरुषोत्तम को बुला, देख लेती हूँ। उसका पूरा प्लान ये था कि वो मुझे इस पूरी प्लानिंग में ट्रैप करना चाहती थी और 354 का मेरे ऊपर एफआईआर करना चाहती थी, क्योंकि ये पूरी सेटिंग जो है वो विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में से पहले से ही हो चुकी थी और इसका पूरा मुख्य सूत्रधार जो था वो बोडारे था। और इस पूरे प्रकरण में जो बात बाद में निकल के आई है वो ये है कि बोडारे का जो चमचा जो है उल्लास फलके, उसकी वाइफ और पुलिस जो है, इन सब का जो एक कंक्लूशन था, जो एक दोनों का एक प्लानिंग था ताकि वो मैडम को और हमको इस झूठे मामलों में फंसाया जा सके। जब ये रात को झगड़ा चल रहा था तब विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में किसी ने फ़ोन करके बुलाया, किसी ने बताया वो पता नहीं, लेकिन जब पुलिस में से 2 कांस्टेबल आए तो उन्होंने मैडम से पूछा, सरिता मैडम से, कि मैडम आपको कुछ कंप्लेंट है क्या? तो मैडम ने बोला ये नहीं, मेरी बेटी है, मेरे को कुछ कंप्लेंट नहीं करना है। फिर उन्होंने जिया प्रदीप गोपलानी से पूछा कि आपको कंप्लेंट करना है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करना है। मैडम इसी उम्मीद में कि चलो उसका उस वक्त जो है वो दिमाग ठीक नहीं रहा होगा, उसने उसमें आवेश में सब कुछ बोल दिया होगा, तो मैडम ने उस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया और मैडम चली आई अपने घर 12:30 पौने 1 बजे के आसपास। बाद में हमें मालूम पड़ा कि जिया गोपलानी जो है वो यहाँ के जो उल्लास फलके, ऋतिक फलके, उसकी बीवी और बहुत लोगों के साथ, 15-20 लोगों के साथ विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में जाके सरिता खानचंदानी के ख़िलाफ़ जो है वो रात को कंप्लेंट दे के आई और वहाँ से वो 2:30 बजे वहाँ से निकली। जैसी बात ये हमें मालूम पड़ी तो सरिता मैडम ने दूसरे दिन सवेरे 9 बजे के आसपास क्राइम पीआई गोडसे सर को फ़ोन किया और उनको बताया कि कल रात को देखिए ऐसे ऐसे हुआ। तो बोला, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, कल आपके ख़िलाफ़ जो है वो तकरार हुई है और आप एक काम करिए। तो उन्होंने बोला कि जो भी तकरार हुई है वो झूठी है और आपको सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, आप 11 बजे के आसपास जो है वो सीनियर पीआई से आके मिलिए। तो मैडम ने बोला ठीक है सर, और उन्होंने कहा कि मेरा नाइट है, मैं अभी चले जाऊंगा, मैं 11 बजे के आसपास मैं आपसे मिलता हूं और आप सीनियर पीआई से तब तक मिल लीजिए। 11 बजे के आसपास मैं और सरिता मैडम जो है हम आ रहे थे अपने ऑफिस की तरफ, और सरिता मैडम ने क्राइम पीआई का सीनियर पीआई का गाड़ी देखा। उन्होंने बोला सीनियर पीआई आए हुए हैं पुलिस स्टेशन में, मैं जाके उनसे मिल के आती हूँ। और वो मिल के आने के बाद वो 15 मिनट के बाद वो यहाँ पे ऑफिस में आई और मुझे उन्होंने कहा कि ये तो सब झूठी कंप्लेंट लिख के आए हैं। और तो मतलब ठीक है, उन्होंने झूठी कंप्लेंट लिखी है क्यों, लेकिन सच्चाई तो आपके साथ है, आप जो भी है, जो सच्चाई है वो जाके आप बता दीजिए। और जो सवेरे भी हमारी वही बात हुई थी कि अगर कोई भी आदमी झूठी कंप्लेंट भी लिखा के आएगा तो आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आप जो है सच्चाई आपके साथ है, आप जाकर सच्चाई बता दीजिए। और यही सोच के हम दूसरे दिन जो है 11 बजे गए थे और उन्होंने 15 मिनट के बाद आई, उन्होंने बोला सब पूरा झूठी कंप्लेंट लिखा रहे हैं। और अभी जो है उल्लास फलके और जिया गोपलानी जो है पुलिस से में बैठे हैं, पुलिस वाले उसकी पूरी स्टेटमेंट ले रहे हैं, पुलिस वाले उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, सच रहता है, झूठ रहता है, आप जाइए और अपनी कंप्लेंट दे दी। बोला हाँ मैं जाती हूँ, अपनी कंप्लेंट देख के आती हूँ। और यहाँ से वो गई और 15 मिनट के बाद मुझे ऐसे धड़ करके आवाज़ आया, तो जैसी कोई गोनी गिरती है, सीमेंट की गोनी गिरती है 40-50 किलो की, वैसे आवाज़ आया। तो मेरा ध्यान नहीं गया, मैं अपना काम में बिजी था। बाद में लोगों ने मेरे को चिल्ला के बोला सर आप बाहर आइए, सर आप बाहर आइए, देखिए मैडम गिर गई है, देखिए मैडम गिर गई है। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो देखा कि सरिता मैडम खून में लथपथ थी और रोमा के नीचे जो पैसेज है वहाँ पे गिरी हुई थी। और तब तक एक ऑटो रिक्शा भी आई थी, हम उसको उठा के ऑटो रिक्शा में लेके गए। वहाँ से हम डायरेक्ट जो है आशीर्वाद हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने मना किया, बोला हमारे पास इसको ट्रीटमेंट देने के लिए लोग नहीं हैं। तो हम वहीं से तुरंत हम चले गए बालाजी हॉस्पिटल। उन्होंने प्रथम उपचार किया और वो बोला कि कंडीशन ख़राब है, आप इसको मैक्सी लाइफ ले जाइए। वहाँ से मैं मैक्सी लाइफ लेके गया।
मैक्सी लाइफ में भी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उन्होंने बताया कि उसके वाइटल्स जो है वो बहुत नीचे हैं। तो हमारे पास तो इंटरनल ब्लीडिंग है, हमारे पास सीटी स्कैन है, बट हम जब तक वाइटल्स इम्प्रूव नहीं होंगे हम सीटी स्कैन नहीं निकाल सकेंगे। और आज के दिन में जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स है वो एम्स में मौजूद है। तो आपको सजेशन ये है कि आप एम्स में लेके जाए। हमने वहीं से कार्डियक एम्बुलेंस बुक की और इमीडिएटली बिना कोई टाइम वेस्ट किए उनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था हम सीधा एम्स में गए और एम्स में पहुंचते ही हमारी सरिता मैडम हमारे साथ नहीं रही। बाद में इस सब से हमारे पूरे परिवार को बहुत बड़ा धक्का लगा। हम पूरे कार्रवाई में बिज़ी थे। शाम को अराउंड 7 बजे पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारी स्टेटमेंट ली और हमने स्टेटमेंट में जो बातें हैं मैंने बताई कि किस तरह से रात को फ़ोन करके बुलाया गया, किस तरह से उसमें उल्लास, उसकी वाइफ, ऋतिक एंड रोहित का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था। और जैसे जैसे दिन बीतते गए हमें बातें मालूम पड़ती गई कि किस तरह से इसमें पुलिस का पार्टीजन रोल था, किस तरह से उसमें बोडारे का रोल था और बोडारे हमारे खिलाफ़ क्यों है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, या उल्लास फलके हमारे खिलाफ़ क्यों है वो भी जानना ज़रूरी है। आपको ये मैं बता देता हूँ कि उल्लास फलके और बोडारे ने जो शासकीय शौचालय था उसको उन्होंने एंक्रोच किया, उसको उन्होंने तोड़ा और उसके ऊपर शिवसेना का शाखा बना दिया। और उसके लिए हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और उस रिट पिटीशन के वजह से उस शाखा को उसको बंद करना पड़ा और जो ताबा जो है वो म्यूनसिपाल्टी को लेना पड़ा। यानी हमें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उसके बाद बाजू में एक जलकुंभ है। जलकुंभ जो है एक रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरिया है जहाँ पे आप कोई फंक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जलकुंभ में उल्लास फलके, बोडारे और उनके सभी जो मेंबर्स हैं, चमचे जो गुर्गे वगैरह हैं, वो अपना बर्थडे मनाते हैं, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बनाते हैं, गणपति का करते हैं, डांडिया करते हैं, खोजागिरी करते हैं और पूरी तरह से उस जलकुंभ का मिसयूज़ करते हैं। और इसके लिए उसके लिए भी हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हमने हाई कोर्ट को जब बोला तो उन्होंने जो है वो उनको जलकुंभ के लिए भी उनको रोका गया। साथ ही साथ ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जैसे इलीगल बैनर्स हुए। इन इलीगल बैनर्स में भी ये दोनों माहिर हैं। जैसे नॉइस पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन में भी ये लोग दोनों, बहुत सारे और भी नेता और भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, बट ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनका आतंक मचा हुआ है शहर में। ये सब चीज़ें जो है इनको बहुत बुरी लगी और आखिर इन्होंने एक प्लानिंग करके 2 साल पहले सरिता मैडम के ऊपर एट्रॉसिटी का केस करवाया जो उल्लास के दोस्त ने किया। उसके बाद उसको सरिता को उन्होंने सोशल मीडिया में उनको डिफेम किया, उसके नाम पे गलत उन्होंने प्रचार किए। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो झूठी कंप्लेंटें देने लगे उसके ख़िलाफ़। उसके बाद भी मन नहीं भरा तो कल ये उन्होंने एक साजिश के तहत जिया प्रदीप गोपलानी को लेके और अपने बदमाशों को लेके पुलिस के साथ मिलकर, बोडारे के साथ मिलकर इन्होंने एक महान आत्मा के साथ ऐसा टॉर्चर किया तो उसका आज बेचारी का अंत हो गया। महत्व की बात यह है कि जब 11 बजे के आसपास जब सरिता मैडम जो है वो सीनियर पीआई विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची और उधर उन्होंने 10-15 मिनट क्या बातचीत की है ये पुलिस वालों को पता है और सरिता मैडम को पता है, लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी भी पता नहीं पड़ रही है। जो मुझे बताया गया कि मेरे खिलाफ़ और मेरे परिवार के खिलाफ़ झूठा केसेस करके हमको फंसाया जा रहा है और मैं उसका जवाब देने में जा रही हूँ और उसके बाद जो है उसका वो जवाब नहीं है, उसका शरीर जो पार्थिव शरीर है वो नीचे आया। ये जो है पूरी घटना है। कल पूरे दिन में मेरी पुलिस से कोई भी बातचीत नहीं हुई और आज मैं कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था या कुछ जो सोशल मीडिया में आए कुछ बातें जो है वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जिया प्रदीप गोपलानी हमारी टेनेंट नहीं थी, हमारी बारोतरी नहीं थी। दूसरी बात, जिया गोपलानी
हमारे लिए किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करती थी। वो हमारी कर्मचारी नहीं थी और हमारे कार्यालय में कोई भी किसी भी तरह का कामकाज नहीं करती थी। तीसरी बात, हमारा और जिया का किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं था। चौथी बात जो डीसीपी साहब ने कही है कि सरिता खानचंदानी के हस्बैंड पुरुषोत्तम खानचंदानी को किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं, ये बात भी झूठी है। मेरी जो पुलिस से जो मेरी बातचीत हुई है वो कल शाम 7 बजे हुई है और मैंने पुलिस को क्लियरली बोला है कि इसमें किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बावजूद भी इस तरह से गलत प्रचार किया जा रहा है और इस तरह से एक महान आत्मा को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसके परिवार को हर्ट किया जा रहा है। ये बहुत गलत है। एक व्यक्ति जो समाज के लिए कार्य करता है, उसके कार्य को आप इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते, उसके परिवार को नहीं कर सकते, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने पॉलिटिकल बॉसेस के अंडर काम करने के लिए आप गलत को सही नहीं कर सकते। तो ये एक छोटा सा मेरे तरफ से आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना था, ताकि जो अफवाहें चल रही है, जो एक डेफेमेटरी कैंपेनिंग चल रही है, यहाँ जो एक महान आत्मा को मजाक उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया में उसके खिलाफ क्लिपिंग्स डाली जा रही है, कहाँ की क्लिप कहाँ डाली जा रही है, किधर का मसाला कहाँ डाला जा रहा है, तो ये क्लैरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस मर्डर के, मैं इसको आत्महत्या नहीं कहूँगा, इस खून के, इस मर्डर के जो अपराधी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे लोकल पुलिस स्टेशन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और ये मैटर मैं जो है वो हाई कोर्ट में ले जाऊँगा, ताकि इस महान आत्मा को शांति मिल सके और उसको इंसाफ मिल सके। आज सरिता मैडम की हत्या जो है वो हत्यारे कौन है मैंने आज आप सबके सामने बताया है, और मैं चाहूँगा कि इन हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए। और ये हत्यारे जो है वो समाज में जो लीडर बन के घूम रहे हैं उनको हमें पर्दाफाश करना है, उनको नंगा करना है कि किस तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता को इतना वो लोग सताते हैं कि सरिता खानचंदानी जैसी आयरन लेडी, जिसको लोग जो है वो पावरफुल लेडी कहते थे, किसी से न डरने वाली, हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाली लेडी को आज इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे जिस तरह से मुझे जो फीडबैक मिल रहे हैं कि किस तरह से लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो पूरी तरह से इस केस में इन्वॉल्व है, तो मुझे रत्ती भर इन पे भरोसा नहीं है। एंड आई विल बी टेकिंग दिस मैटर टू द हाई कोर्ट सो दैट सरिता खानचंदानी को इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले, और एक समाज के लिए लड़ने वाली जो एक महिला है उसके लोग उसकी मजाक नहीं उड़ाए, उसका वो जो है वो सम्मान करें। धन्यवाद। आपके खास पलों के लिए खास जगह अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन्च पेश करता है शानदार रेस्टोरेंट। यहाँ एसी हॉल, जहाँ मनाए बर्थडे पार्टी, रोका सेलिब्रेशन और हर तरह की फैमिली गेट टुगेदर। छोटी हो या बड़ी, हमारे पास है विशेष व्यवस्था। और सबसे खास बात, यहाँ हर दिन लाइव ऑर्केस्ट्रा और धमाकेदार डीजे, स्वादिष्ट वेज और नॉनवेज खाने का लाजवाब इंतजाम, शानदार माहौल और दिल से की गई मेहमान नवाजी। लोकेशन पाइपलाइन रोड, अंबरनाथ। बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। अंबरनाथ ग्रीन लीफ एक्वा लॉन, जहां हर जश्न बनता है यादगार और हर दिन होता है म्यूजिकल। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।